तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम मैथ इस सेशन में कुछ रीजनिंग के, मैथ के और जीके के और साइंस के भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन रीजनिंग का है। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम दिया गया है। गलत युग्म पहचानना, इसमें से कोई गलत है उसको पहचानिए। आखिर कौन सा गलत नंबर दिया गया है, फाइंड आउट। पहचान के आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, विच इज रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज। कोई आंसर कर रहा क्या? वन टू जीरो, बट ऑप्शन में तो है ही नहीं। आप कैसे 120 लिख दिए? ऑप्शन देखिए 4, 7, 6, 3, 80 और 35। आप आंसर से हट के आंसर दे रहे हो। जो इनमें से ऑप्शन उसको बताइए। इनमें से आपको चेक करना, जैसे 120 के बाद 99 कैसे आया, फिर 99 में ऐसा क्या किया गया कि 80 आया। सीरीज सेम पता करना आपको, ठीक है। फिर 80 में 63 पता करिए कैसे आया, फिर 47 कैसे आया, फिर 35। अगर आपको नंबर पता चल जाए 120 के बाद 99 कैसे आया, फिर 99 के बाद 80 कैसे आया, तो आपको पता चल जाएगा कोई ना कोई इसमें नंबर मिस्टेक है। 80। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है, गलत ऑप्शन जो है 47 है। ठीक है, सीरीज क्या थी देखिए, 63 होगा, 80 होगा। अब देखिए यहाँ पे सीरीज क्या थी, 120 में -21 किया गया तो 99 आया। फिर 21 से माइनस कर दिया गया, -21 में -2 किया गया तो 19 हुआ। फिर 99 में वही 19 को सब्ट्रैक्ट किया तो 80 हुआ। फिर -2 कर दिया गया इस नीचे वाले नंबर पे तो -17 हुआ। फिर 17 में 2 सब्ट्रैक्ट किया गया तो कितना हो जाना चाहिए था, 15 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ सीरीज आ गई है, जिस कारण से ये अगला वाला जो नंबर आना था, तो यहाँ कितना आना चाहिए था, 48 आना चाहिए था। ये इस प्रकार के नंबर होने चाहिए था, -2 -2 -2 -2 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया। क्या कर दिया, -2 किया, फिर -2, फिर -1 कर दिया, फिर -4। सीरीज गड़बड़ हो गई। जबकि करना क्या चाहिए था, जैसे ये सीरीज -21 फिर 19, 2 का डिफरेंस, फिर 17, फिर 15, फिर 13, तो नीचे ही -2 -2 -2 -2, सीरीज सेम। ये तो आंसर रहा एक अलग सीरीज है, बट मेरा ये मानना था कि यहाँ इसका 47 एक लॉजिक आप लगा सकते थे कि जो यहाँ 47 है वो क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर समझते हैं? प्राइम नंबर होता है आभाज्य संख्या जो किसी दूसरे नंबर से नहीं कट सकती, हिमसेल्फ डिवाइड होती है। इसलिए 47 आंसर ये भी आप कह सकते थे, क्योंकि 63, 80 और 35 तो कट ही जाएंगे, बाकी 47 नहीं कटेगा। ओके, समझ में आ गया क्या? तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 छात्रों वाले एक समूह पर विचार कीजिए। आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पेन और पेंसिल या कॉपी अपने साथ रख लेना है। विचार करना, 4 छात्र हैं, रीना, बीना, मीना, नीना एक समूह है। एक सीरीज बनाइए, ड्रॉ करिए एक लाइन, एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, और रीना और बीना बाएं से क्रम से छठे और 7वें स्थान पर खड़ी हैं। तो ये सीरीज बनाते जाइए। जब आप लाइन खींचते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे, तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज तुक्का मारेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मीना और नीना दाएं से क्रम से चौथे और 5वें स्थान पे है। ठीक है, 5वें स्थान पर खड़ी हैं। जब बीना और मीना अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर होगी। तो मूल रूप से नीना की बाएं से स्थिति क्या होगी? ऑप्शन के तौर पे 16, 14, 13 और 5 दिया है, तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा। मैथ रीजनिंग करेंगे, फिर लास्ट में कुछ जीके के और साइंस के भी क्वेश्चन करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है, बताइए।
आपको पहले क्या करना है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ड्रॉ कर लेना है। मैं आपको हिंट के तौर पे दे देता हूँ। देखिए एक लाइन खींचिए, यहाँ पे लेफ्ट खींचिए, यहाँ पे राइट खींचिए, और जैसे उन्होंने बोला है ना वैसे इन पर्सनों को बिठाइए। रीना और बोला, एक पंक्ति है, रीना और बीना बाएं से क्रमशः लेफ्ट से बिठाइए इनको, बाएं से क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर बिठाइए। और वहीं मीना और नीना दाएं से, इनको दाएं से बिठाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम ही बता देते हैं आपको आंसर इसका क्या होगा। पहले तो रीना की स्थिति देखेंगे। रीना की स्थिति क्या है? नो, सम स्टूडेंट सेज दैट वी हैव नो आइडिया हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट्स ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा इतना आसान भी नहीं था। चलिए देखते हैं। पहले देखिए स्थिति लिख लेते हैं। रीना की स्थिति क्या है? छठे बाएं से यानी लेफ्ट से। वहीं बीना की स्थिति क्या है? सातवीं बाएं से, यहीं से। तो देखिए रीना और बीना दोनों बिठाए, रीना को ऊपर बीना को नीचे, एक सिक्स्थ पे एक सेवन्थ पे बिठा देना। ठीक है, वहीं मीना की स्थिति क्या है? मीना उधर से यानी राइट हैंड से आपकी थर्ड पे है, और पाँचवें स्थान पे कौन है? नीना दाएं स्थान पे। तो ऐसे सेट कर लेना है। पहले ये बैठ गई। इसके बाद क्या करिए, मीना के साथ स्थान बदलने के बाद बीना की स्थिति ज्ञात करनी है। यहाँ बोला गया ना, जब बीना और मीना अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, दोनों के स्थान बदल देना है। बीना और किसके? बीना और मीना। तो ये देखिए बीना और मीना को बदलना है। ये हो गई बीना यहाँ पे, और ये हो गई मीना, इनको बदल देना है। जो इधर से 7 थी और उधर से वो थर्ड पे थी, आपस में बदलने के बाद बदल दे, तब बीना बाएं से 15वें स्थान पे है। जब ये आपस में चेंज करती ना, तो क्या बोला, बाएं से 15 में, इधर से 15वें स्थान पे हो जाती है। इधर से, ये देखिए इधर से 15वें स्थान पे होगी। तो क्योंकि 2 बार उसी शख्स को काउंट किया गया है ना, 2 बार बीना को इधर से ही 2 बार काउंट, 7th में भी थी और अभी काउंट किया गया तो 15वें स्थान पे हो गई। तो हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे 15 में। तो जब 15 में एक घटाएंगे तो उसका मूल स्थिति पता चल जाएगी नीना की। तो कितनी हो जाएगी? दाएं से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? 14वें स्थान पे। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14। ओके, बाएं से नीना की मूल स्थिति क्या हो जाएगी? ये 14th, क्योंकि बीना की स्थिति क्या थी? 15th थी। चलिए नेक्स्ट। किसी कार्य के एक भाग को 9 दिन में 12 पुरुषों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, 6 दिनों तक कार्य करने के बाद 6 और पुरुष उनके साथ शामिल हो गए। एक भाग को 9 दिनों में किया गया, फिर 12 पुरुष द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, अब 6 दिनों तक कार्य करने के बाद 6 और पुरुष उनके साथ शामिल हो गए, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे आपको बताना है। बताइए। एक मिनट के अंदर आंसर दे दिया करिए, बने या ना बने। 4 और 4 आया है। फर्स्ट भी हो सकता है ना। चलिए देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है 2 है, यानी सेकंड वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, 12 पुरुष
9 दिन में काम करते हैं और 6 दिन के बाद पुरुषों की संख्या कितनी 6 हो गई है। 6 दिन के बाद शामिल होने वाले पुरुषों की संख्या 6 है। पहले 12 पुरुष थे और जब टोटल इसके बाद बोला ना 6 दिन बाद 6 और पुरुष ऐड हो गए, तो टोटल कितने पुरुष हो जाएंगे 18। ठीक है, और उससे पहले 12 पुरुष 9 दिन के काम कर रहे थे, तो 12 में कितना हो जाएगा 108। पहले इंटू कर देना आपको, 12 पुरुष और 9 दिन मिल के काम करे तो 108 दिन तक कर रहे थे। उसके बाद 6 दिन के बाद और पर्सन जुड़ गए हैं। ठीक है, तो 12 पुरुषों का 6 दिन का काम निकाल लेना है। ठीक है ना, 6 दिन में 12 पुरुषों द्वारा किया गया। पहले 12 पुरुषों का 9 दिन का काम निकाल लिए 108, और वहीं 6 दिनों में 12 पुरुषों का कितना हुआ 72। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो शेष कितने दिन कार्य किए वो लोग 36 दिन। ठीक है, अब 36 दिन कार्य किए और टोटल कितने पर्सन हो गए थे, 12 पहले थे और 6 बढ़ गए, तो टोटल कितने 18 पर्सन हो गए। तो ये बताना है कि 36 दिन शेष बचे हैं कार्य और व्यक्ति कितने हो गए 18 हो गए हैं। तो अब ये 18 लोग मिल करके 36 दिन के काम को कितने दिन में करेंगे, तो 2 दिन में निपटा देंगे, पूरा काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे 36 में डायरेक्ट 18 का भाग कर दोगे। समझ में आ गया कैसे करना है। आपको क्या करना है, पहले 9 गुणे 12 करना है, यानी 12 पुरुष 9 दिन में कार्य कितने दिन में कितने 12 पुरुष 9 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना कार्य किए 108, और वहीं 12 पुरुष अगर 6 दिन तक करते तो कितना करते 72, यानी 72 कार्य किए। तो उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो शेष पता चल जाएगा, और शेष जो काम है वो कितने लोग मिलके करेंगे, 12 पुरुष पहले थे 6 और मिल गए तो 18, डिवाइड कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, एज से है, ये आप लोगों से बनना चाहिए। लेट करके करेंगे माना, जिनकी आयु नहीं दी है उनको आप माना करके करें। तो लिख लें एक ही आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी है। एक ही आयु दी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कंपेयर किससे किया, पुत्र से, यानी पुत्र की आयु नहीं दी है। हिंट में दे रहा हूँ आपको, तो पुत्र को आप मान सकते हैं, एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, जो ही मानिए। ठीक है, एक ही आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। एक ही पिता की आयु एक ही आयु से, अब एक ही पिता की भी आयु दी है, लेकिन किससे दी है, आयु एक ही आयु से 40 वर्ष अधिक है, एक ही आयु से 4 वर्ष अधिक दे दी है पिता की आयु, तो मतलब 2 लोगों की आयु दी है। पहली आयु दी है पिताजी की पुत्र से कंपेयर करके, और वहीं एक ही आयु दी है अपने पुत्र यानी उस पुत्र से कंपेयर करके। तो आप उस पुत्र की आयु मान लीजिए जो भी हो, उसके बाद एक ही आयु निकाल लीजिए, जो एक ही आयु हो उसमें 40 जोड़िए तो उनके पिताजी की आयु आ जाए। और जब आ जाए तो बोला क्या है, तीनों की आयु का योग 118 वर्ष है, तीनों को रखिए ऐड करके 118 वर्ष, और उसमें से जो भी वैल्यू आई एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, और एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद आप ए की जो आयु माने थे उसको सॉल्व कर डालिए, तो आपका आंसर पता चल जाएगा। क्या होगा जल्दी बताइए। एटीन, चलिए ठीक है, अब हम बताते हैं क्या आएगा आंसर। देखिए पहली बात तो यही आपको लिख लेना, माना कि एक ही आयु क्या है, उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी, जो भी क्वेश्चन में दिया था। एक ही पिता की आयु कितनी हो जाएगी 40 प्लस एक ही वर्ष, एक ही उम्र दी थी ना, तो एक ही मान लिए कि एक ही आयु ए ही रहने दी है, तो 40 प्लस ए हुआ, और तीनों की आयु का योग कितना है 118 वर्ष। अब तीनों को आप पुट कर दीजिए, ये एज इट इज़ एक ही आयु बोला गया था ना, उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी, तो ये देखिए पुत्र को माना गया है, मान लिया, इसमें लिखा नहीं है बट मुझे लिखना चाहिए था कि मान लिया कि पुत्र की आयु क्या है एक्स है, तो एक की आयु कितनी हो जाएगी 6 गुनी, मतलब 6x हो जाएगी, जहाँ ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे वैसे मान लिया, हम शुरू में नहीं माना था। एक ही पुत्र की आयु मान लिया x वर्ष, तो एक की आयु कितनी हो गई 6x, और पिताजी की आयु क्या थी, एक की आयु की 40 वर्ष अधिक थी, तो a प्लस 40 कर दिया। इसके बाद तीनों की आयु को योग कितना दिया 118 वर्ष, तो तीनों को हम जोड़ देंगे 40 प्लस 6x, मतलब 6x क्यों किया गया, क्योंकि एक ही आयु कितनी दी है 6x। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर दिया 40 प्लस 6x। अच्छा, इसके बाद क्या करिए, ये सही मेंशन, देखिए तीनों की आयु योग करना है, 40 प्लस 6x, फिर 6x पिताजी की हुई, एक ही हुई, और ये पुत्र की हुई, तीनों को ऐड कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, सभी ऐड करके आपको इनको सॉल्व करते जाना है। लास्ट में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, ये नंबर उधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको 13 से डिवाइड करना है, 78 पे 6 आ गया, और क्योंकि एक ही आयु फाइंड करना था
लास्ट में ये बोला गया था कि ए की आयु क्या होगी, तो ए की आयु जो थी वो कितनी थी 6x थी, तो 6 में आपको 6 का इंटू करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 36 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुपात में 50 रुपये प्रति किलोग्राम नमक को 80 रुपये प्रति किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि 60 रुपये प्रति किलोग्राम नमक का मिश्रण प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आप इसको करिए। तो चलिए देख लेते हैं आंसर इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पे टोटल वैल्यू 60 थी, 50 और 60 ऑप्शन थर्ड बोली है नो। यहाँ पे देखिए इसका आंसर 2:1 आएगा। कैसे, मैं अभी बताया था हिंट के तौर पे, दोनों को आपको घटा देना था, तो 20 और 10 आएगा। ठीक है, 80 में 60 घटा देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वहीं 60 में 50 घटा देंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे और जो भी वैल्यू आएगी उनको आपस में क्रॉस कर देंगे, यानी 10 से कम 10, 10 दूनी 20 और 2:1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यक्स अपनी वस्तु को बाई की तुलना में 20% सस्ती और जेड की तुलना में 20% महंगी। ध्यान रखिएगा, जब सस्ती बोले यानी 100 में सब्ट्रैक्ट करना है, 100% टोटल होते हैं और सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 80%। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ तो आप शुरुआत जल्दी कर दिया करिए सॉल्व करने की, 1 मिनट का अंदर आपको आंसर देना है, उसके बाद मैं बता दूंगा। वहीं जेड की तुलना 20% महंगी, और मैं जब महंगी करेगा तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। ठीक है, 100 में ऐड कर देना है। जेड की वस्तुओं का मूल वाई की वस्तुओं के मूल की तुलना में कितने प्रतिशत सस्ता या महंगा होगा बताना है आपको। ठीक है, जल्दी बताइए। 10, गिव मी आंसर फास्ट। तो चलिए हम बताते हैं आपको आंसर क्या आएगा। देखिए इसको करेंगे कैसे, 20% सस्ता था। ठीक है, 100 में सब्ट्रैक्ट किए, यानी 100 में जब घटा दिए तो कितना आ जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए 80%। देखिएगा बोला क्या गया, यक्स अपनी वस्तु को बाई की तुलना में 20% सस्ता कर रहा, मतलब देखिए यक्स रेशियो बाई कितना हो जाएगा, यक्स रेशियो बाई इज इक्वल टू 80। यक्स अपनी वस्तु बाई की तुलना में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100% टोटल होते हैं, ये 20% कम कर दिया तो कितना हुआ 80 और 100 हो गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 से इसको काटे तो 4 आया, और 2 से 10 को काट दिया तो 5 आया, यानी 4:5 हुआ पहला। ठीक है, एक्स रेशियो वाई की वैल्यू 4:5 आ गई। उसके बाद बोला क्या गया, और जेड की तुलना में, यानी बाई से यक्स से ही तुलना किया जा रहा है, जेड की तुलना में कितना है 20% महंगा। तो फिर से एक्स रेशियो जेड आप निकालोगे इस बार, एक्स रेशियो जेड इज इक्वल टू क्या, बाई जेड की तुलना में 20% महंगा, यानी 120 हो जाएगा। यहाँ पे 120% रख दो और तुलना कितना 100 से ही करना, वो 100 ही रहेगा, यानी जेड 100 ही रहेगा। 0 0 कट गया, 2 से 12 कटा तो 6 आ गया, और 2 से 10 कटा तो 5 आ गया। जब इतनी वैल्यू आ जाए तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए देखिए एक कॉन्सेप्ट काम करता है। देखिए एक्स रेशियो ऐसे ही लिखेंगे, एक्स रेशियो वाई, तो यहाँ पे एक्स रेशियो वाई निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्स रेशियो वाई और बाई रेशियो जेड, ऐसे ये बाई रेशियो जेड ये आप रखेंगे। उससे पहले देखिए एक्स रेशियो वाई की वैल्यू आपको दी है, यानी 4:5 ये दिया है, 4:5 आपको दिया है, तो आप रखिए 4:5, यानी 4:5 रख दिया। लेकिन बाई से जेड का नहीं दिया रेशियो, एक्स से जेड दिया है, तो हम पहले निकालेंगे बाई अपॉन जेड, और बाई अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे लिखेंगे बाई अपॉन एक्स, उल्टा कर देंगे, बाई अपॉन एक्स इंटू करेंगे, इंटू एक्स अपॉन जेड कर देंगे ऐसे। यानी बाई अपॉन एक्स का मतलब हुआ ये जो वैल्यू है, एक्स रेशियो बाई दिया था ना 4/5, तो हम क्या रखेंगे यहाँ 5/4 रख देंगे, क्योंकि वाई की वैल्यू
उल्टा हो गई है 5/4 और इंटू करेंगे x रेशियो z कितना दिया है 6/5। तो आप यहाँ लिखिए 6/5, 5 से 5 क्रॉस, 2 से 3 गया तो 6 गया तो 3 आया, और 2 से 4 गया तो 2, तो 3/2। तो यहाँ पे बाई रेशियो जेड की जो वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो आप यहाँ रखोगे 3/2, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले 4 का 3 में इंटू, तो 4 3 कितना होगा 12, ये जो हमने रखा। फिर इसके बाद बाई का सीधा इंटू होगा, देखिए तो 5 3 15, और फिर 5 से 2 का इंटू करेंगे हम, तो 5 2 कितना आ जाएगा 10। और जब आपको x y z तीनों का रेशियो पता है जो बोला गया होगा, z की वस्तु का मूल y की वस्तु के मूल, यानी z की वस्तु, z कितनी है देखिए, z क्या है 10, ठीक है। अब तुलना किससे करना है y से, z और y को लेना है। तो z क्या है 10 और y क्या है 15। तो देखिए 15 में हम 10 को घटा देंगे, और डिवाइड पे क्या, क्योंकि क्या बोला है z की तुलना में, ठीक है। तो हम डिवाइड पे क्या, z की तुलना में y की तुलना की वस्तु में कितना प्रतिशत सस्ता है, तो हम डिवाइड पे क्या रख रहे हैं, y की वैल्यू को डिवाइड पे रख दिए, और क्योंकि परसेंटेज निकालना तो 100 का इंटू करेंगे। तो देखिए 15 में जब 10 जाएगा तो कितना आएगा 5, ठीक है, और बटे 15 ऐसे लिखेंगे, और इंटू क्या कर देंगे 100। इसके बाद 5 से 15 कट जाएगा तो कितना आएगा 3। तो हम 100 में 3 का जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही 33.33। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या 33.33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज ने 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 500 नहीं है 5,000 रुपये उधार लिए। मतलब ध्यान रखिएगा, रेट आपको 10% दिया है, 5,000 आपको प्रिंसिपल दिया है, समान राशि, और यहाँ पे प्रतिवर्ष मतलब समझ रहे हैं ना, यानी प्रिंसिपल आपको दे 1 वर्ष का, और समान राशि को 15%, अभी ये साधारण ब्याज पे था तो साधारण ब्याज पहले निकाल लेंगे, वहीं समान राशि को 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया, तो 2 वर्ष के अंत में उसे कितना रुपये प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, वो कैसे सॉल्व होगा देखिए। पहले तो जितना भी है आपको गिवन रख लेना है, मूलधन इतना दिया है, ठीक है, और ये देखिए साधारण ब्याज पर रेट की वैल्यू 10% है, और वहीं चक्रवृद्धि ब्याज पर रेट की वैल्यू 15% है, ठीक है। इसमें एक फार्मूला लगाएंगे हम, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो इसका फार्मूला P(1 + R/100 है, जिसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, और की पावर टी, यानी टी की पावर टी मतलब n हुआ माइनस पी को आप जानते हैं प्रिंसिपल है, रेट यानी ब्याज की दर, समय, ठीक है, ये सब मेंशन कर लेंगे। उसके बाद 2 वर्ष के लिए प्रभावी दर, यानी जब 2 वर्ष दिए हों तो रेट कैसे निकालेंगे, टोटल रेट कैसे निकालेंगे, तो R प्लस 2 R आपस में ऐड करके R²/100 कर देंगे, और वहीं साधारण ब्याज जब निकालना होगा तो फार्मूला क्या लगाएंगे P(R)(T)/100। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। R मतलब समझ रहे हैं ना, R मतलब होता है दर, और दर की वैल्यू कितनी दी है आपको 10% भी दी है और 15% भी दी है, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे, एक बार 15% एक बार 10%, ठीक है। चलिए करते हैं। इसका आंसर आप लोग कर रहे हो क्या, अभी तो सॉल्व ही नहीं किया। चलिए देखिए करते कैसे इसको। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ष के लिए दर निकाल लीजिए पहले, टोटल रेट 15% पे, तो ये जो फार्मूला यहाँ पे लगाए थे ना R+R+R²/100, शॉर्ट ट्रिक है जल्दी करने के लिए, तो 15 + 15 30, और ये क्या है 225, 15 का स्क्वायर रूट कितना, ये हो गया 30, और प्लस लिखेंगे प्लस 225 है, 225 में 225 लिखेंगे यहाँ पे, 15 का स्क्वायर 225 हुआ, और 100 का डिवाइड करोगे तो 100 में 2 जीरो तो यहाँ लग जाएगा, तो जब यहाँ पे लग गया 2 अंक बाद दशमलव, तो 30 2 32.25% आ गया पहला। वहीं 2 वर्ष के लिए दर निकालेंगे किस पे, साधारण ब्याज पे, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज पे एक बार साधारण ब्याज पे, और देखिए साधारण ब्याज पे 10% था, तो अब 10% रख के निकालिए, 2 वर्ष के लिए 2 का गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, तो 2 दाहम 20%, और जब दोनों का परसेंट निकाल आया तो दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, ये देखिए दोनों का डिफरेंस निकाल के और प्रिंसिपल से इंटू कर दीजिए, यानी मूलधन जो दिया उससे इंटू कर दीजिए, ठीक है, और जितना भी इंटू करने के बाद आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो कितना हो गया 612.50 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये रहा साइंस का क्वेश्चन है, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी विधि कीटाणुओं को नहीं मारती है? आंसर जल्दी करिए। पानी की शुद्धिकरण की कौन सी विधि कीटाणुओं को नहीं मारती? क्वेश्चन से समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब जब आप पानी को शुद्ध करते हैं तो शुद्ध का मतलब ही होता है कि कीटाणु को नष्ट कर देना, लेकिन इनमें से कौन सी विधि ऐसी है जिससे कीटाणु नहीं मरते? बताइए। सेकंड, बिल्कुल सही जवाब, सेकंड सही है। निस्पंदन पानी को शुद्धि करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है और सही मल्टीमीडिया निस्पंदन का उपयोग करके यौगिक से पानी को अलग करने में प्रभावी है। यह दृष्टिकोण पानी को शुद्ध करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित बनाने के लिए रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। निस्पंदन बड़े यौगिकों और छोटे खतरनाक प्रदूषकों दोनों को निकालता है, जो एक सरल और तेज निस्पंदन विधि के साथ रोगों का कारण बनते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस की तुलना में क्लोरीन और कीटनाशकों जैसे बहुत छोटे आणविक यौगिकों के चयनात्मक निष्कासन में निस्पंदन प्रभावी माना जाता है। बिल्कुल सही जवाब है निस्पंदन। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए उबालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, उबलता पानी सबसे सस्ता तेज तरीका है ना। जल स्रोत वितरण चैनल आपके पानी को सुरक्षित बना सकते हैं। आसवन से क्या होता है, जल शोधन के एक प्रकार है जो आसवन और क्लोरीनीकरण क्या है, एक शक्तिशाली रसायन है क्लोरीन, जिसका उपयोग कई वर्षों से घरेलू उपयोग के लिए पानी के उपचार के लिए किया जाता है। क्लोरीन जल शोधन का एक महत्वपूर्ण रूप है जो जमीन या नल के पानी में पाए जाने वाले कीटाणुओं, जीवाणुओं और अन्य रोग पैदा करने वाले प्रजातियों को नष्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे आरामदायक दूरी क्या है जिस पर कोई भी सामान आँख से या जिसे कोई भी सामान आँख से पढ़ सकता है? बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। रिप्लाई जल्दी किया करिए जीके वगैरह में फटाक से। रिप्लाई दीजिए इसका। क्या आंसर होगा इसका? 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? विच इज करेक्ट आंसर? चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 25 सेंटीमीटर सही जवाब है। वस्तु को आराम से स्पष्ट रूप से देखने के लिए इसे आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाना चाहिए, न्यूनतम दूरी जिस पर दबाव के बिना वस्तुओं को सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक अलग दृष्टिकोण से यह आंख के बिंदु के पास कम से कम दूरी के रूप में संदर्भित किया जाता है। मानव आंख 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकती है। ठीक है, और इसमें एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन ये आप पढ़ लें, इम्पोर्टेंट है। एंट्रोमेट्री में एक सुस्पष्ट दृष्टि एक संदर्भ देखने की दूरी के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है, जिसे प्राकृतिक दृष्टिकोण 20/20 विजन के साथ निकटतम है, जो आराम से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में LDDV नग्न आंखों और दृश्यमान वस्तु के बीच सुरक्षित न्यूनतम दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, आंसर आप लोग देते हैं लेकिन बहुत ही लेट जवाब देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इतिहास के अनुसार ग्वालियर शहर की स्थापना किसने की थी? जल्दी आंसर किया करिए। इसका आंसर 4 बता रहे हैं, सूरज सेन। बिल्कुल सही जवाब है सूरज सेन। इतिहास के अनुसार सूरज सेन ने ग्वालियर शहर की स्थापना की थी। एक किंवदंती के अनुसार ग्वालियर की स्थापना 8 मई में हुई थी। एक स्थानीय सरदार के बाद
ग्वालिप नाम के एक पवित्र व्यक्ति द्वारा सूरज सेन को एक पेय की आपूर्ति से कुष्ठ रोग ठीक किया गया था। इसके बाद सूरज ने एक शहर और किला स्थापित किया। उसे एक ग्वालिप के नाम पर बसाया गया। उन्होंने ऋषि के नाम पर ग्वालियर नामक किले के भीतर एक महल का निर्माण किया और अंततः किले के चारों ओर विकसित होने वाले शहर को इस नाम से बसाया गया। नदी जिससे सूरज सेन ने बाद में अपनी प्यास बुझाई, स्वर्णरेखा नदी के रूप में भी इसे जाना जाता है। ग्वालियर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में एक प्रमुख शहर है और काउंटर मैग्रेट शहरों में से एक कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश ने ग्वालियर पर 9वीं शताब्दी के आसपास शासन किया और उसके शासनकाल के दौरान उन्होंने तेलिका मंदिर की स्थापना की। 1021 में महमूद गजनवी के नेतृत्व वाली सेना द्वारा ग्वालियर पर आक्रमण किया गया था, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया था। नेक्स्ट, ग्वालियर किले पर चतुर्भुज मंदिर विश्व में एक लिखित संख्या के रूप में शून्य की पहली उपस्थिति का दावा करता है और ग्वालियर मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और काउंटर